वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश गुरु। बच्चों, आज हम क्लास 7th का एन एलियन हैंड का सेकंड चैप्टर ब्रिंगिंग अप कैरी ये हम डिस्कस करेंगे। और ये कैरी जो है ये छोटा एक हाथी का बच्चा है और उसका एक रखवाला है। वो कैसे उसे चीज़ें सिखाता है, कैसे उसे बड़ा करता है और कैरी की कैसी हरकतें हैं, कितना वो समझदार है, ये सारा हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। और ये चैप्टर लिखा है श्री धन गोपाल मुखर्जी ने। तो आइए समय वेस्ट ना करते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं और हम चैप्टर पढ़ते हैं ब्रिंगिंग अप कैरी। कैरी, अ 5-month-old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. कैरी 5 महीने का बेबी एलिफेंट है, मतलब हाथी का बच्चा है, जो अपने 9 साल के दोस्त और कीपर जो उसका ख्याल रखता है उसके साथ रहता है और दोनों एक साथ बड़े होते हैं। कैरी डजंट ईट मच, जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ डिलीशियस ट्विग्स अ डे। कहता है कैरी ज़्यादा नहीं खाता था, बस 16 किलो डिलीशियस बहुत स्वादिष्ट और जूसी ट्विग्स अ डे। ट्विग्स होते हैं कोमल पत्तियाँ और छोटी छोटी टहनियाँ पेड़ की, तो वो कैरी का मनपसंद भोजन था। प्लेफुल एंड सेंसिटिव, कैरी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग। प्लेफुल जिसे खेलना बहुत अच्छा लगता है, एंड सेंसिटिव होता है जो बहुत भावुक हो। तो ऐसा है कैरी, और वो एक बच्चे को डूबने से बचाता है। ड्राउनिंग होता है डूब रहा हो जो बच्चा, एक लड़का डूब रहा था, कैरी उसे सेव करता है। कैसे, ये हम पढ़ेंगे। कैरी द एलिफेंट was 5 months old when he was given to me to take care of. अब यहाँ पे ये कहानी आपको जो राइटर हैं वो अपने आप बता रहे हैं, तो ये उनकी अपनी कहानी है। जो कैरी जो हाथी था वो 5 महीने का था जब वो मुझे देखभाल करने के लिए मुझे दिया गया था। I was 9 years old and I could reach his back if I stood on टिप-टो। वो कहते हैं मैं 9 साल का था और मैं उसकी बैक तक पहुंच पाता था यदि मैं अपने पंजों के बल खड़ा होता। यानी कि वो काफ़ी, मतलब हाथी है तो बड़ा तो होगा ही उसका शरीर, तो उसकी बैक तक पहुंचने के लिए राइटर को अपने पंजों के बल खड़ा होना पड़ता था। ही सीम्ड टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years। तो 2 साल तक, लगभग 2 साल उसकी जो ऊंचाई थी वो उतनी ही रही, उतना ही ऊंचा रहा। वी ग्रू टुगेदर, दैट इज़ प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वाज। हम दोनों इकट्ठे बड़े हो रहे थे और शायद यही वजह थी कि मैं कभी ये देख ही नहीं पाया या मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो कितना लंबा हो चुका था। ही लिव्ड इन ए पेविलियन अंडर अ थैच्ड रूफ विच रेस्टेड ऑन thick tree stumps so that it could not fall in when Carrie bumped against the poles as he moved about। अब हमें बता रहे हैं वो कि कैरी जो है वो कहाँ रहता था। तो वो एक उसके लिए रहने की एक जगह बनाई गई थी। वैसे पेविलियन क्रिकेट के उसमें होता है, जब प्लेयर जो हैं वो खेल के वापस जाते हैं उसे बोलते हैं बैक टू पेविलियन। तो ये कैरी के रहने की जगह बनाई गई है जो कि एक थैच्ड रूफ, थैच होता है जो घास फूस से बनाई हो छत जिसकी, और उसके दीवारें नहीं बनाई गई हैं, बस मोटे मोटे इसके पेड़ के तने हैं, उनके ऊपर 4 तने हैं चारों दिशाओं के लिए, मतलब 4 कोनों पे, और ऊपर छत जो है उसकी वो घास फूस से बनाई गई है, थैच्ड रूफ। और वो इस तरह से, मतलब वो तने जो हैं वो इतने मोटे बनाए गए हैं, इतने मोटे लगाए गए हैं कि ताकि जब कैरी उनके अगेंस्ट, मतलब उनसे रगड़ कर भी चले तो वो उसका जो छत है वो गिरे नहीं। यानी उसका जो घर बनाया गया है शेड जैसा, वो मतलब मजबूती से वहाँ टिका रहे, हिले ना उसके चलने से या उसके टकराने से। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स कैरी डिड वाज टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय। तो सबसे पहली चीज़ जो कैरी ने की थी वो थी एक लड़के की, उसने लाइफ को सेव किया था, उसे बचाया था। कैसे बचाया था? कैरी डिड नॉट ईट मच बट
He nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. कारी ज़्यादा नहीं खाता था, पर फिर भी उसे कम से कम 40 पाउंड्स ऑफ ट्विग्स होते हैं जो सॉफ्ट टहनियाँ, एक दिन में उसे चबाने के लिए और खेलने के लिए 40 किलो, 40 पाउंड्स नॉट किलो, वो ट्विग्स उसे चाहिए होती थी. सो एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ. तो हर सुबह मैं उसे नहलाने के लिए नदी के किनारे ले जाता था. He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. तो वो सैंड बैंक होता है, बैंक मतलब नदी का किनारा और वहाँ रेत, तो उस रेत में नदी के किनारे वो लेट जाता था और मैं उसको मतलब साफ जो रेत थी रिवर की उससे 1 घंटे तक उसे रगड़ता रहता था. आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम. उसके बाद वो पानी में लंबे समय तक लेटा रहता था, मतलब पड़ा रहता था पानी में. ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबोनी. तो जब वो बाहर आता था पानी से निकल के तो उसकी स्किन जो थी वो बहुत चमकदार लगती थी. एबोनी एक पेड़ होता है ब्लैक और थिक कलर का, ब्लैक कलर का एक पेड़, और इसको हिंदी में आबनूस का पेड़ बोलते हैं. और इसकी जो लकड़ी है वो बहुत चमकीली होती है और काफ़ी मजबूत होती है. तो उसकी तरह वो चमकती थी उसकी स्किन. एंड ही वुड स्क्वील विथ प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक. और जब मैं उसके पीठ पर पानी गिराकर फिर उसे रगड़ता था तो वो बहुत खुशी से आवाज़ें निकालता था. देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर बिकॉज that is the easiest way to lead an elephant, and leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some precious twigs for his dinner. फिर मैं उसे कान से पकड़ता था क्योंकि वो सबसे आसान तरीका होता है एक हाथी को चलाने का. फिर उसे मैं जंगल के एज पर छोड़ देता था. जंगल का एज होता है किनारे पे छोड़ता था और फिर मैं वापस जंगल में जाता था ताकि उसके रात के खाने के लिए जूस से भरी हुई और छोटी छोटी और मतलब ट्विग्स जो वो खाता है जो बहुत ही डेलिकेट और रस से भरी हुई जो स्वादिष्ट लगे उसे, वो लेने के लिए वो वापस जंगल में जाया करता था. वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैच टू कट डाउन दीज ट्विग्स. मतलब उसके लिए ये जो टहनियाँ काटनी होती थी ये उसके लिए बहुत ही तेज़ धार वाली छोटी कुल्हाड़ी की ज़रूरत होती थी. इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैच बिकॉज इफ़ अ ट्विग इज़ म्यूटिलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट. तो इस छोटी कुल्हाड़ी को तेज़ करने के लिए, शार्पन करने के लिए आधा घंटा लगता था, क्योंकि यदि वो ट्विग्स जो हैं वो तोड़ी मुड़ी होती हैं, ठीक से नहीं कटी होती हैं, तो एलिफेंट जो है उसे टच भी नहीं करते, वो उसे नहीं फिर खाते. It was not an easy job to get twigs and saplings for Carrie. Carrie के लिए twigs और saplings होती हैं, twigs होती हैं छोटी टहनियाँ और saplings होती कोंपलें, तो वो इकट्ठा करना आसान काम नहीं था. I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs. तो मुझे कई तरह के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था उसके लिए बहुत ही नाजुक और कोमल ट्विग्स लाने के लिए, टहनियाँ लाने के लिए. As he was very fond of the young branches of the banyan tree which grows like a cathedral of leaves and branches, I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Carrie calling to me in the distance. तो वो बहुत ही फॉन्ड ऑफ होता है, उसे बहुत पसंद था बनियन ट्री. बनियन होता है पीपल का पेड़ जिसकी जो ब्रांचेस थी वो जैसे आपने चर्च देखी होगी उस शेप में, तो उसकी ब्रांचेस वैसे नीचे को जैसे फैली होती हैं और खूब पत्ते थे उसमें, उसको बोलते हैं कैथेड्रल ऑफ लीव्स, पत्तों का एक ढेर. तो वो उसे बहुत पसंद था और उसकी ब्रांचेस भी बहुत पसंद थी, टहनियाँ, शाखाएँ. तो एक दिन ऐसे ही मैं उसके लिए वो पत्ते इकट्ठे कर रहा था और ये जो टाइम था वो मार्च महीने का था, स्प्रिंग का टाइम है. स्प्रिंग में
बसंत ऋतु है, जब सब तरफ फूल पत्तियाँ नज़र आती हैं और हरियाली हरियाली दिखती है। तो अचानक मैंने कैरी को कुछ दूरी से मतलब कॉलिंग टू मी, जैसे वो मुझे बुला रहा हो, मुझे अचानक उसकी आवाज़ सुनाई दी। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ ए बेबी दैन एन एलिफेंट। क्योंकि वो बहुत छोटा था तो उसकी जो आवाज़ थी वो एक हाथी की कम और एक बच्चे की ज़्यादा लग रही थी। आई थॉट somebody was hurting him। मुझे लगा कि शायद कोई उसे तंग कर रहा था। So I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him but he was not there। तो मैं जल्दी से पेड़ से उतरा और भागते हुए जहाँ मैंने जंगल के किनारे उसे छोड़ा था वहाँ पहुँचा, पर वो वहाँ नहीं था। I looked all over but I could not find him। मैंने सब तरफ देखा पर मुझे वो नहीं मिला, मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। I went near the edge of the water and I saw a black something struggling above its surface। तो मैं पानी के किनारे को गया और मैंने देखा कि कुछ काले रंग का कुछ संघर्ष कर रहा था पानी के ऊपर, मतलब उसके सरफेस पे। Then it rose higher and it was the trunk of my elephant। फिर वो कुछ जो ब्लैक सी चीज़ जो स्ट्रगल कर रही थी, संघर्ष कर रही थी, वो ऊपर उठी और वो क्या था, वो मेरे हाथी का उसकी ट्रंक थी। ट्रंक मतलब उसकी सूंड थी। I thought he was drowning। मुझे लगा कि शायद मेरा हाथी डूब रहा था। I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him since he was much higher than I। मैं बहुत हेल्पलेस था, मतलब मैं मजबूर था, मैं कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि मैं पानी में जंप करके उस 400 पाउंड्स मतलब 400 पाउंड्स के उस जीव को जो इतना भारी है और इतना ऊंचा है मुझसे, मैं उसे बचा नहीं, मतलब मुझे लगा कि मैं उसे बचा नहीं पाऊंगा क्योंकि वो बहुत बड़ा है और बहुत भारी भी है और वो खुद वो जो राइडर है बहुत छोटा है। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई ही बिगैन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर। पर फिर मैंने देखा कि उसकी जो बैक है वो पानी में ऊपर उठी और जिस क्षण उसकी नज़र मुझसे मिली, ही कॉट माई आई मतलब उसकी नज़र मेरी नज़र से मिली, ही बिगैन टू ट्रम्पेट, तो उसने चिंघाड़ना शुरू कर दिया, एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, और किनारे पर आने के लिए जैसे संघर्ष करने लगा। देन स्टिल ट्रम्पेटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम आई सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। अभी भी चिंघाड़ ही रहा है वो, उसने चिंघाड़ते चिंघाड़ते मुझे पानी में धक्का दे दिया और जैसे ही मैं उस छोटी सी नदी में गिरा, मैंने देखा कि एक लड़का नदी के बिल्कुल नीचे बॉटम में एक, मतलब वो सीधा जैसे लेटा हुआ, लाइंग फ्लैट मतलब वो वहाँ पे पड़ा हुआ था। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम बट वॉज समवट अफ्लोट। वो पूरी तरह से अभी मतलब उसके तले पर नहीं पहुँचा था, पानी के नीचे बिल्कुल जो ज़मीन होती है पानी के अंदर उसे बोलते हैं बॉटम, पर फिर भी वो कुछ एक तरह से वो पानी के ऊपर जैसे तैर ही रहा था, अभी वो बिल्कुल ज़मीन को उसने टच नहीं किया था। आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रेथ एंड देयर कारी वॉज स्टैंडिंग, हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन। तो मैं सांस लेने के लिए वापस मतलब पानी से ऊपर को बाहर को आया और वहाँ कैरी वो खड़ा हुआ था और उसने अपने जो पैर थे वो सैंड में, मतलब सैंड बैंक मतलब किनारे पर रेत थी उसमें जैसे उसने अपने पैरों को जमा दिया था और उसने अपनी जो सूंड थी उसको आगे स्ट्रेच किया हुआ था, जैसे मान लो लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन, जैसे हाथ बढ़ाता है कोई कि मेरा हाथ पकड़ लो, तो उस तरह से अपनी सूंड उसने आगे बढ़ाई हुई थी और जैसे मेरा इंतज़ार कर रहा था। I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface, but not being a good swimmer, I could not swim ashore and the slow current was already dragging me down। तो मैंने फिर से पानी में डाइव होता है जब पानी में आप फिर से जंप मारते हो, और लड़के को जो डूब रहा था उसके शरीर को खींचने की कोशिश की, पर क्योंकि मैं एक अच्छा तैराक नहीं था तो मैं किनारे की ओर तैर नहीं पाया और जो
स्लो करंट, मतलब जो पानी की धारा थी, जो हालांकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर वो मुझे पहले ही नीचे की ओर खींच रही, धकेल रही थी। ड्रैग होता है धकेलना। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, कारी, हु वाज यूजुअली स्लो एंड ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water when I saw him stretch out his trunk again. अब उसने देखा कि हम दोनों पानी की उस धारा में जैसे स्ट्रगल कर रहे थे। तो कारी हालांकि आमतौर पर वो बहुत ही मतलब स्लो था, इतना एक्टिव नहीं था और पॉन्डरस था। स्लो एंड पॉन्डरस, पॉन्डरस मीन्स बिकॉज ऑफ हिज हैवी वेट, मतलब बहुत ज़्यादा भार होने की वजह से बहुत सुस्त था वो, और स्लो था, बड़ा फास्ट नहीं था। सडनली डार्टेड डाउन लाइक अ हॉक, अचानक से जैसे उसमें तेज़ी आ गई, बिजली की तेज़ी से। ही केम हाफ वे इन टू द वाटर, और मतलब पानी में वो आधे तक आ गया। वे आई सॉ हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन, जहाँ मैंने देखा कि वो फिर से अपनी सूंड को आगे को फैला रहा था, बढ़ा रहा था। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड, तो मैंने अपना हाथ बढ़ाया कि मैं उस सूंड को पकड़ लूँ, पर वो सूंड मेरे हाथ से स्लिप हो गई। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, मुझे लगा कि मैंने पाया कि मैं फिर पानी में अंदर को जा रहा था। बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी and then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow, in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. और इस बार मैंने पाया कि जो पानी था वो ज़्यादा गहरा नहीं था, was not very deep. So I sank to the bottom of the river. तो मैं मतलब जैसे अपने आप को मैंने पानी के तले पर खड़ा कर दिया और अपने दोनों पैरों से डबल अपने आप को पुश किया, ऊपर को धक्का लगाया, और अचानक से जैसे पानी को रिवर बेड होता है, पानी का बिल्कुल निचला हिस्सा नदी का, वहाँ से मैंने जैसे मानो उसे किक मार के और अपने आप को एक एरो की तरह, एक तीर की तरह मैंने अपने आप को ऊपर को खींचा। तो और मैं वास्तव में ये भूल गया था कि मेरे हाथ में मैंने उस डूबते हुए लड़के को भी पकड़ा हुआ था। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर आई फेल्ट अ लैसो अराउंड माई नेक, जब मैं अपने शरीर को पानी में ऊपर खींच रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे गले में कोई फंदा जैसा पड़ गया है। दिस फ्राइटन्ड मी, इससे मैं बहुत डर गया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी, और मैंने सोचा कि पानी का कोई जानवर मुझे निगलने वाला है। स्वेलो होता है निगल जाना। आई हर्ड कैरी स्क्वीलिंग एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक। फिर मैंने कैरी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी और फिर मुझे पता लग गया कि ये कैरी की सूंड थी जो उसने मेरे गर्दन के चारों ओर उसने लिपटा दी थी। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, उसने हम दोनों को किनारे की ओर खींच लिया। कैरी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनानास, अब कैरी जो है उसे पके हुए केले बहुत पसंद आने लग गए। ही बिकेम फॉन्ड ऑफ मतलब जब आपको बहुत अच्छा लगने लगता है, तो कैरी को क्या अच्छा लगने लगा है? पके हुए केले खाना। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प मच टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड, उसे अपनी मदद स्वयं करने में भरोसा है, चाहे उसके लिए उसके जो दोस्त हैं उन्हें असुविधा ही हो। मतलब उसने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसके जो दोस्त थे वो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो वो क्या है वो हम अभी पढ़ेंगे। विद क्वाइट डिग्निटी कैरी एक्सेप्ट्स द चाइडिंग ही नोज ही डिजर्व्स। डिग्निटी होता है बड़े सम्मान के साथ, चुपचाप जो उसे डांट फटकार पड़ती है वो कैरी उसे स्वीकार करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसने गलती की है और वो डिज़र्व करता है, यानी उसके साथ ऐसा होना चाहिए, उसे वो बुरा नहीं लगता है। तो चलिए पढ़ते हैं अब इनके बारे में। कैरी वॉज लाइक अ बेबी, कैरी एक बच्चे की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेन्ड टू बी गुड एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर। उसे
मतलब ट्रेनिंग देनी पड़ती थी, उसे ट्रेन करना पड़ता था अच्छा होने के लिए। और यदि उसे ये ना बताया जाए कि वो शरारतें कर रहा था तो वो कभी कभी मोर मिस्चीफ मतलब और ज़्यादा शरारतें पहले से भी ज़्यादा कर सकता था। तो उसे मतलब उसे बच्चे की तरह उसे समझाना पड़ता था कि ये वो गलत कर रहा है, ये यहाँ पे वो शरारत कर रहा है, तो ये उसे टाइम टू टाइम समझाना पड़ता था। फॉर इंस्टेंस होता है उदाहरण के लिए, एक दिन somebody gave him some bananas to eat, किसी ने उसे खाने के लिए केले दे दी। Very soon he developed a great love for ripe bananas, और जल्दी ही उसके मतलब पके हुए केले खाने के लिए उसका जो प्यार था वो बहुत डेवलप हो गया, बहुत बढ़ गया। We used to keep large plates of fruit on a table near a window in the dining room, हम लोग मतलब बड़ी सी प्लेट में डाइनिंग टेबल पर, जो कि खिड़की के नज़दीक था डाइनिंग टेबल, वहाँ पे एक बड़ी प्लेट में फ्रूट रखते थे। One day all the bananas on that table disappeared and my family blamed the servants for eating all the fruit in the house. तो एक दिन क्या हुआ कि टेबल के ऊपर से सारे के सारे जो केले थे disappeared मतलब गायब हो गए, और मेरे परिवार ने नौकरों को इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने घर के सारे फल जो हैं वो खा लिए थे, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि वो फल कहाँ गए। तो सबसे पहले नौकरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा। A few days later the fruit disappeared again. This time the blame was put on me. तो कुछ दिन बाद फिर से फल जो थे वो गायब हो गए, और इस बार जो इल्ज़ाम था वो मुझ पर लगाया गया। And I knew I had not done it, और मैं जानता था कि मैंने ये नहीं किया था। It made me very angry with my parents and the servants, for I was sure they had taken all the fruit. तो इससे मैं बहुत नाराज़ हो गया अपने माता पिता और नौकरों के साथ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि जो नौकर हैं उन्होंने ही सारे फल खाए थे। The next time the fruit disappeared, I found a banana all smashed up in Carrie's pavilion. अगली बार जब फल गायब हुए तो मुझे एक केला बुरी तरह से कुचला हुआ, स्मैश्ड मतलब जिसको बहुत बुरी तरह से कुचल दिया गया हो, वो मुझे कैरी के उस पेविलियन में जहाँ वो रहता है, उसका घर या उसका शेड, वहाँ मुझे वो मिला। दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच, फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स। तो इससे मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि मैंने उससे पहले कभी वहाँ फल नहीं देखे थे, और जैसे कि आप सब जानते ही हैं उसे तो ट्विग्स ही पसंद थे, वो तो टहनियाँ ही खाता था, उन्हीं पर अपना जीवन बिता रहा था वो। तो उसे हैरानी हुई कि केला यहाँ पे कैसे आ गया। नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table without my parents' permission, a long black thing very much like a snake suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. तो जब मैं अगले दिन डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था और ये सोच रहा था कि क्या मुझे टेबल के ऊपर रखे हुए जो फ्रूट्स हैं वो अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, तो एक लंबी सी काली सी चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा सांप जैसी लग रही थी, सडनली केम थ्रू द विंडो एंड डिसअपीयर्ड विद ऑल द बनानास। अचानक विंडो के थ्रू मतलब खिड़की से होके अंदर को आई सांप जैसी दिखने वाली चीज़, और सारे केले लेकर वो गायब हो गई। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानास। तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड, मैं बहुत डर भी गया, क्योंकि मैंने कभी भी सांप को केले खाते हुए नहीं देखा था। एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट। और मैंने सोचा कि ज़रूर कोई बहुत ही खतरनाक सांप होगा जो अंदर आकर सारे फल ले जाता है। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट ran out of the house, feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruit and kill all of us. तो फिर मैं crept out मतलब creep out तो रेंगते हुए घर से बाहर भाग जाना, और बहुत डर था मेरे मन में, घर से बाहर मैं भाग गया डरा हुआ, और मुझे लग रहा था कि पक्का ये सांप जो है घर में वापस आएगा, सारे फल खाएगा और फिर हम सबको मार देगा। As I went out, I saw Carrie's bag
disappearing in the direction of the pavilion, and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, मैंने देखा जो कैरी की जो पीठ है वो मतलब डायरेक्शन में जा रही थी पेविलियन की, मतलब वो पेविलियन की तरफ को जा रहा था। और फिर उसकी पीठ उसने वहाँ से मतलब उसे सिर्फ उसकी पीठ दिखाई दी, फिर वो कैरी वहाँ से चला गया। और मैं इतना डरा हुआ था और मैं चाह रहा था कि मैं जाकर कैरी के साथ थोड़ा समय बिताऊं, ताकि मैं अपना जो मन का डर है वो उससे उबर जाऊं, वो थोड़ा मैं चीयर मी अप मतलब मैं अपने आप को थोड़ा खुश कर लूं। आई रैन आफ्टर हिम इनटू द पेविलियन एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास। तो मैं भागते हुए उसके शेड की तरफ गया और वहाँ मैंने क्या देखा कि वो केले खा रहा था। आई स्टूड स्टिल इन एस्टॉनिशमेंट। तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया और मैं वहाँ जैसे एकदम स्थिर खड़ा रह गया, मैं हिल डुल नहीं पाया क्योंकि उसे बड़ी हैरानी हुई। द बनानाज वर लाइंग स्टून ऑल अराउंड हिम, क्योंकि जो केले थे वो बुरी तरह से वहाँ कुचल कर इधर उधर बिखरे पड़े थे। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग। उसने अपनी सूंड को आगे को बढ़ाया और थोड़ी दूरी पर जो केला पड़ा था, जहाँ वो खड़ा था उससे कुछ दूरी पे केला पड़ा था, उसे उसने अपनी सूंड से खींच लिया। दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक्ड लाइक अ ब्लैक स्नेक। और उस वक्त वो जो हाथी की सूंड थी वो एक काले सांप की तरह दिख रही थी। एंड आई रियलाइज्ड दैट कैरी वाज द थीफ। और तब मुझे एहसास हुआ कि जो कैरी है वो वास्तव में वो चोर था। ना नौकर चुरा रहे थे, ना ही राइटर ने चुराए थे केले। ये केले चुराने वाला और कोई नहीं बल्कि वो हाथी था जिसका नाम कैरी था। आई वेंट टू हिम, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर एंड जॉयसली शोड माई पेरेंट्स दैट इट वॉज कैरी एंड नॉट आई दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट दीज मैनी वीक्स। तो मैं अंदर गया, उसके पास गया, उसे कान से पकड़कर बाहर लाया और बड़ी खुशी खुशी अपने पेरेंट्स को ये बताया कि ये कैरी है, ना कि मैं, जो कि इतने हफ्तों से फल चुरा कर खा रहा था। देन आई स्कोल्डेड हिम। तब फिर मैंने उसे बहुत डांट लगाई। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन एंड आई सेड टू हिम नेक्स्ट टाइम आई सॉ यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी विप्ड। और जैसे बच्चे समझते हैं कि हमें डांट पड़ रही है, वैसे ही हाथी भी शब्दों को समझते हैं। और फिर मैंने उसे ये कहा कि अगली बार अगर मैंने तुम्हें फ्रूट्स चुराते हुए देखा तो मैं तुम्हें विप मतलब चाबुक से मारूंगा। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम इवन द सर्वेंट्स। वो जानता था कि हम सब उससे बहुत नाराज़ थे, यहाँ तक कि जो हमारे नौकर थे वो भी उससे बहुत नाराज़ थे। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम। उसका जो प्राइड था मतलब उसका जो गर्व था वो इतना चूर चूर हो गया कि उसने अगली बार से डाइनिंग रूम से कभी भी कुछ नहीं चुराया। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्वील्ड एज इफ टू थैंक देम। और अगली बार से जब भी कभी कोई उसे कोई फल देता खाने के लिए तो वो हमेशा स्क्वील्ड मतलब चिंघाड़ता, आवाज़ निकालता, मानो उन्हें धन्यवाद दे रहा हो। An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. एक हाथी हमेशा तैयार रहता है सज़ा पाने के लिए अगर उसने कुछ गलत किया हो, पर यदि आप बिना कारण के, बिना किसी मतलब के उसे पनिश करोगे, उसे सज़ा दोगे, तो वो इसे हमेशा याद रखेगा और फिर अपने तरीके से आपको पे बैक भी करेगा, मतलब आपसे बदला भी लेगा। कैरी इज़ अ फास्ट लर्नर। कैरी जो है बहुत जल्दी सीखता है। ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स ही इज़ टॉट। जो भी उसको सिग्नल्स या साउंड्स उसको सिखाए जाते हैं वो उन्हें बहुत जल्दी उसमें मास्टरी हासिल कर लेता है, मतलब बहुत जल्दी सीख लेता है। देयर इज़ वन लेसन दो दैट एन एलिफेंट टेक्स 5 years टू लर्न। पर एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा लेसन है जिसे सीखने में हालांकि हाथी को 5 साल लग जाते हैं। कैरी इज़ नो एक्सेप्शन। और कैरी भी इससे अछूता नहीं है, यानी कि कैरी को भी ये सीखने में 5 साल का समय लगा। और वो क्या है वो हम पढ़ते हैं।
एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट when to sit down, when to walk, when to go fast and when to slow down। एक हाथी को ये अवश्य ही सिखाया जाना चाहिए कि उसे कब बैठना है, कब उसे चलना है, कब उसे तेज़ चलना है और कब उसे धीरे चलना है। You teach him these things as you teach a child। जैसे आप एक बच्चे को ये चीज़ें सिखाते हैं वैसे ही एक हाथी को भी ये चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। If you say that and pull him by the ear, he will gradually learn to sit down। अब बिठाने के लिए जब उसको सिखाना है तो यदि आप धत कहें और उसे कान से खींचें तो वो धीरे धीरे सीख जाएगा कि उसे बैठने के लिए कहा जा रहा है। Similarly, if you say Mali and pull his trunk forward, he will gradually learn that it is the signal to walk। तो उसी प्रकार से in the same way, similarly होता है same way। अगर आप माली कहें और उसकी सूंड को आगे की ओर खींचें तो वो धीरे धीरे ये सीख लेगा कि ये चलने का सिग्नल है, यानी उसे चलने के लिए कहा जा रहा है। तो बिठाना है अगर उसे तो धत बोलना है और कान से खींचना है, और अगर उसे चलना बोलना है कि अब चलो तो उसे माली बोलकर उसकी ट्रंक को आगे खींचना होता है। ये उसको सिखाया जाता है। कैरी लर्न माली आफ्टर 3 lessons बट इट टुक हिम 3 weeks टू लर्न धत। तो माली यानी कि आगे चलने को वो तीन बारी में सीख के 3 lessons यानी 3 दिन उसको सिखाया गया, 3 दिनों में वो सीख गया आगे को चलना। पर उसे धत का मतलब है कि बैठो, सिट डाउन, वो सीखने में उसे 3 हफ्ते का टाइम लगा। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन। बैठने के मामले में वो अच्छा नहीं था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन। और क्या आप जानते हैं कि एक हाथी को बैठना सिखाना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम। क्योंकि जो उसकी देखभाल करता है वो उससे और लंबा लंबा होता जाता है। सो दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 years old, और जब तक वो 2 या 3 साल का होता है, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद ए लैडर। तो आपको उसकी बैक पर यानी उसकी पीठ पर पहुंचने के लिए एक सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग धत सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक, फॉर हु वुड वांट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम। तो इसलिए ये अच्छा होता है कि उसे बैठना सिखाया जाए धत बोलकर, ताकि आप उसकी पीठ पर चढ़ सको। क्योंकि हमेशा तो ऐसे कौन होगा ना जो हर वक्त सीढ़ी लेकर उसके साथ चलता रहेगा। आप हमेशा उसके साथ सीढ़ी लेकर नहीं चल सकते ना कि आप सीढ़ी लगाई और उसकी पीठ पर चढ़ गए, सीढ़ी लगाई फिर उतर गए। इसलिए बेटर होता है कि उसे सिखाया जाए कि कब बैठना है, कैसे बैठना है। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। सबसे मुश्किल चीज़ एक हाथी को सिखाना जो है वो है मास्टर कॉल। बच्चों ये बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है और समझना है कि मास्टर कॉल क्या होता है। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। मतलब एक हाथी को इस मास्टर कॉल को सीखने में 5 साल का समय आमतौर पर लग जाता है। द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर। तो मास्टर कॉल जो है एक बहुत ही अजीब तरह की हिसिंग जैसे सांप जो है वो फुंकारता है, और हाउलिंग होता है गुर्राने की आवाज़। तो इन दोनों आवाज़ों को मिक्स करके एक आवाज़ बनानी पड़ती है, और ऐसा लगता है मानो एक सांप जो है और एक टाइगर वो आपस में लड़ रहे हैं, और उस समय उन दोनों की जो आवाज़ें हैं उनको मिक्स करके जो आवाज़ बनती है दैट इज़ मास्टर कॉल साउंड। तो एक हाथी को उस तरह का शोर जो है उसके कानों में बार बार मतलब करना पड़ता है, उसे ये सिखाना पड़ता है। एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल। और क्या आपको पता है कि जब आप एक मास्टर कॉल देते हैं तो उस समय हाथी को क्या करना चाहिए? मतलब एक हाथी उस समय आपके लिए क्या कर सकता है कि आपको मालूम है? वो तब काम आता है कि इफ़ यू आर lost in the jungle and there is no way out and everything is black except the stars above, you
डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर। अगर आप मान लो जंगल में कहीं खो जाते हो और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और सब तरफ ब्लैक ही ब्लैक है, यानी अंधेरा ही अंधेरा है, एक्सेप्ट द स्टार्स अबव। स्टार्स अबव मतलब आपसे ऊपर आसमान में तारे ही नज़र आ रहे हो और बाकी सब तरफ अंधेरा हो। यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, और आपको उस समय कहीं भी ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, मतलब ख़तरनाक हो सकता है जंगल में उस समय ऐसे में रुकना। द ओनली थिंग टू डू देन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक। तो उस समय आपको एक ही चीज़ करनी है और वो क्या है, आपको मास्टर कॉल देना है। और उसी समय हाथी जो है वो आपके सामने, उसके सामने जो भी मतलब अपनी सूंड से जो भी उसके सामने पेड़ आएगा उसे वो अपनी सूंड से उखाड़ देगा। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे। उसके ऐसा करने से जितने भी जानवर होंगे वो सब डर जाएंगे। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। जैसे ही पेड़ जो है वो क्रैश डाउन होगा, मतलब उखड़कर ज़मीन पर गिरेगा, तो जो बंदर हैं वो अपनी नींद से जाग जाएंगे और वो एक शाखा से दूसरी शाखा पर चिल्लाते हुए भागेंगे। यू कैन सी देम इन द मून लाइट। आप उसे चांद की रोशनी में बंदरों को भागते हुए देख सकते हो, देख पाओगे। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस बिलो। और नीचे आपको भागते हुए हिरण जो हैं चारों दिशाओं में भागते हुए वो भी दिखेंगे। यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस। और कुछ दूरी पर आपको चीता जो टाइगर है उसके गुर्राने की आवाज़ भी सुनाई देगी। इवन ही इज़ फ्राइटेंड, यहाँ तक कि वो जो चीता है वो भी डर जाता है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट। उसके बाद हाथी अगले पेड़ को उखाड़ता है, गिराता है, फिर अगले को, फिर अगले को। सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस। और जल्दी ही आप देखेंगे कि उसने जंगल से सीधा आपके घर तक एक सीधा रास्ता, सीधा रोड वो बना चुका होता है पेड़ों को उखाड़ उखाड़ कर। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर ब्रिंगिंग अप कैरी। मुझे उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। एक्सरसाइज करते हैं इस चैप्टर की, ब्रिंगिंग अप कैरी एक्सरसाइज आंसर एंड समरीज। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज द एनक्लोजर इन विच कैरी लिव्ड हैड अ थैच्ड रूफ दैट ले ऑन थिक ट्री स्टम्प्स। यानी जो उसके लिए एनक्लोजर बनाया गया है, जो उसका शेड बनाया गया है, उसका जो रूफ है, छत है, वो घास फूस से बनी है और वो छत जो है मोटे मोटे पेड़ के तनों पर टिकी है। आप इसकी जो पिक्चर है पेज नंबर 8 पर देखिए और फिर ये बोलिए, फिर आपने ये लिखना है कि वो इस तरह से क्यों बनाई गई थी। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे द इलस्ट्रेशन ऑफ कैरीज पेविलियन ऑन पेज 8 confirms that the thatched roof rested on 4 thick tree stumps. The pavilion was built in this way so that the elephant could move about freely inside the enclosure, ताकि हाथी वहाँ आराम से अंदर बाहर घूम सके। सेकेंड क्वेश्चन इज डिड कैरी एंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर। क्या कैरी को मॉर्निंग में नदी में नहाना पसंद था। अपने उत्तर के पक्ष में एक कारण दीजिए। तो आप लिखेंगे येस, कैरी एंजॉयड हिज मॉर्निंग बाथ इन द river. He would lie down on the sandbank while the narrator rubbed him with the clean sand of the river for an hour. After that, he would lie in the water for a long time. His skin would shine like ebony on coming out from water, and he would squeal with pleasure as the narrator rubbed water down his back. इसको मैंने आपको पहले समझा दिया था, फिर भी एक बार और बता देती हूँ कि कैरी को सुबह नदी में स्नान करना बहुत पसंद था, क्योंकि वो नदी के किनारे जो रेत होती थी उसमें वो लेट जाता था और नरेटर उसे रब करता था, उसे रगड़ता था साफ रेत से नदी की 1 घंटे तक। उसके बाद फिर कैरी
लंबे समय तक पानी में लेटा रहता था और जब वो पानी से बाहर निकलता था तो उसकी स्किन आबनूस पेड़ की तरह चमकीली, जो चमकीली लकड़ी जिसकी होती है वैसे चमकती हुई स्किन के साथ वो बाहर निकलता था। और जब नरेटर वापस उसकी पीठ पर पानी डालकर फिर रगड़ता था तो वो खुशी के मारे स्क्वील करता था, मतलब चिंगाड़ना तो नहीं बोलेंगे, मतलब वो अपनी आवाज़ें निकालता था खुशी से। थर्ड इज़ फाइंडिंग गुड ट्विग्स फॉर कैरी टुक अ लॉन्ग टाइम। वाई? कैरी के लिए अच्छी टहनियाँ ढूंढना बहुत लंबा समय लगता था उसमें, क्यों? द नरेटर वुड क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स फॉर कैरी। यानी नरेटर को कई तरह के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था उसके लिए। डेलिकेट मतलब जो बहुत नाजुक, और टेंडर ये भी नाजुक होता है, वैसी पत्तियाँ और टहनियाँ उसके लिए, कैरी के लिए लाने के लिए। इन ऑर्डर टू कट डाउन द ट्विग्स विदाउट म्यूटिलेटिंग देम द हैच नीडेड टू बी वेरी शार्प। अब क्योंकि उसे तोड़ी मुड़ी हुई टहनियाँ खाना पसंद नहीं था, इसलिए जो कुल्हाड़ी थी वो बहुत तेज़ होनी चाहिए होती थी। एंड इट वुड टेक हाफ एन आवर टू शार्पन द हैच। और उस कुल्हाड़ी को तेज़ करने के लिए आधा घंटा लगता था। देयरफॉर इट वुड टेक द नरेटर अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड गुड ट्विग्स फॉर कैरी। इसलिए नरेटर को उस कैरी के लिए अच्छी टहनियाँ ढूंढना और उसमें बहुत टाइम लगता था। फोर्थ क्वेश्चन इज़ वाई डिड कैरी पुश हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम। कैरी ने अपने दोस्त को स्ट्रीम में धक्का क्यों दिया? पुश मतलब उसको खींच क्यों लिया स्ट्रीम में, पानी में? कैरी पुश्ड हिज फ्रेंड द नरेटर इनटू द स्ट्रीम बिकॉज देयर वाज अ बॉय lying flat at the bottom of the river and he wanted to save the drowning boy. कैरी ने अपने फ्रेंड को इसलिए खींच लिया क्योंकि जो स्ट्रीम में एक लड़का बिल्कुल नीचे ऐसे लेटा हुआ था और वो हाथी चाहता था कि नरेटर उसे बचाए और पानी से बाहर निकाले। कैरी वॉज लाइक अ बेबी। वट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपेरिजन? इस कंपैरिजन के मेन कारण क्या है? कैरी को एक बच्चे से उसकी तुलना की गई है, तो उसके मुख्य जो पॉइंट है वो क्या है, क्यों किया गया है? इसमें आप लिखेंगे कैरी वाज लाइक अ बेबी एज इट हैड टू बी ट्रेन्ड टू बी गुड एंड इफ इट वाज नॉट टोल्ड व्हेन इट वाज नॉटी इट वाज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर। क्यों? तो मतलब कैरी एक बच्चे की तरह था और यदि उसे सिखाया ना जाए कि कब वो अच्छा था और कब वो शरारतें कर रहा था तो वो और भी ज़्यादा शरारती हो सकता था, तो उसे सिखाना और समझाना पड़ता था। सिक्स्थ क्वेश्चन, कैरी हेल्प्ड हिमसेल्फ टू ऑल द बनानाज इन द हाउस विदाउट एनीवन नोटिसिंग इट, हाउ डिड ही डू इट? यानी कि कैरी घर के सारे केले जो थे बिना किसी के नोटिस में आए वो खा जाता था, तो वो ऐसा कैसे करता था? इसमें आप लिखेंगे लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट यूज्ड टू बी केप्ट ऑन अ टेबल नियर विंडो इन द डाइनिंग रूम ऑफ द नरेटर्स हाउस। यानी कि नरेटर के घर में खिड़की के पास डाइनिंग रूम में एक टेबल के ऊपर प्लेट्स में, बड़ी बड़ी प्लेट्स में फ्रूट रखे जाते थे। कैरी वुड पुट हिज ट्रंक इन थ्रू दिस विंडो एंड पिक अप ऑल द बनानास केप्ट इन द प्लेट। तो कैरी अपने सूंड को खिड़की से अंदर डाल के सारे के सारे बनानास जो प्लेट में पड़े होते थे वो उठा लेता था। ही वुड देन ईट दीज स्टोलन बनानास इन हिज पेविलियन। फिर अपने शेड में जाके वो इन चुराए हुए केलों को खाता था। सेवेंथ क्वेश्चन इज कैरी लर्नड द कमांड्स टू सिट एंड टू वॉक। व्हाट वर द इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच कमांड? तो ये अभी हमने पढ़ा है कि बैठने के लिए और चलने के लिए उसे कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस दी गई, सिखाई गई थी। ये इंस्ट्रक्शंस क्या थी? तो टू मेक कैरी सिट डाउन द नरेटर वुड से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर। अगर उसको बैठने के लिए बोलना है तो नरेटर धत बोलता था और उसे कान से खींचता था, तो उसे फिर सिखाया गया कि ऐसे उसने बैठना है। टू मेक हिम वॉक, और जब उसे चलने के लिए कहना है द नरेटर वुड से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड। तो नरेटर कहेगा माली और फिर उसकी ट्रंक को, उसकी सूंड को आगे खींचना है। व्हाट इज़ द मास्टर कॉल
वाई इज़ इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न? मास्टर कॉल क्या है और किसी हाथी के लिए ये सीखना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? और ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। इसके उत्तर में आप लिखेंगे द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर एंड दिस काइंड ऑफ नॉइज हैज़ टू बी मेड इन एन एलिफेंट्स ईयर्स। मतलब मास्टर कॉल एक अजीब तरह की हिसिंग और हाउलिंग साउंड है, जैसे कि एक सांप हिस कर रहा हो और टाइगर हाउल कर रहा हो, गुर्रा रहा हो, आपस में एक दूसरे से लड़ते हुए। और इस तरह का जो आवाज़ है वो हाथी के कान में बार बार करनी पड़ती है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न बिकॉज इफ़ वन इज़ लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज़ नो वे आउट, द ओनली थिंग टू डू देन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिग्नल है एक हाथी को सिखाने के लिए, क्योंकि यदि कोई जंगल में गुम हो जाए और कोई रास्ता ना हो तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो होता है मास्टर कॉल देना। और उसी समय द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ इट। उसके सामने जो भी पेड़ होता है हाथी उसे गिरा देता है, वन बाय वन, एक एक करके, एक पेड़ फिर अगला पेड़ फिर अगला पेड़। दिस अचीव्स टू पर्पसेस। उससे दो मतलब हल हो जाते हैं। फर्स्ट, इट फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे। पहला, सारे जानवर जो हैं वो डर जाते हैं। एंड सेकेंड, अ रोड इज़ फॉर्म्ड दैट लीड्स स्ट्रेट टू वंस हाउस। एक रास्ता बना दिया जाता है हाथी के द्वारा पेड़ों को उखाड़कर, जो कि सीधा उसे घर तक पहुंचा देता है उसके मालिक को। तो ये बच्चों, ये थे आपके लेसन के क्वेश्चन आंसर्स और पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। और लेसन था ब्रिंगिंग अप कैरी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा और आपको इसे पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।